सीए फाइनल आईडीटी टेस्ट 1 न्यू कोर्स। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक सप्लायर ने दूसरे सप्लायर को सप्लाई करी है, फिर दूसरे ने तीसरे को करी है, इंटरस्टेट इंटरस्टेट। तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो एक आईपीसीसी का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है इसको। इसमें सिर्फ आपको रेट लगा के आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस बताना है और कितना नेट टैक्स पेबल है हर पार्टी का वो बताना है। तो इसको मेरे को नहीं लगता कि डिस्कस करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के 5 आउट ऑफ 5 आए हुए हैं इस क्वेश्चन में। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Mr. Raj has head office in Pune and has branches in state of Gujarat, Goa and Punjab. Mr. Raj sent goods to its branch Goa worth rupees 2 lakh in its own conveyance. Value of conveyance is 15 lakh and with the conveyance some tools and spare parts are also sent worth rupees 50,000. Calculate the total value of taxable supply on which GST is payable. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस तरह के एमसीक्यू भी बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। लेट्स सी क्या आंसर आता है इसका। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द ओन ब्रांच इज ट्रीटेड एज सप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये होता है कि अगर आपने दो रजिस्ट्रेशंस ले रखी हैं अलग अलग स्टेट में, तो अगर आप कुछ भी ट्रांसफ़र करते हो दूसरी स्टेट वाले बंदे को, तो उसको सप्लाई माना जाता है, डीम डिस्टिंक्ट सप्लाई माना जाता है। एज पर सेक्शन 25(4) बोथ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इज ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज लायबल टू जीएसटी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 2 lakhs. As per circular number 11/2017, carrying goods or passenger or both in conveyance between deemed distinct person shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service. Okay, and no IGST to be levied. Therefore, supply of conveyance carrying goods is not treated as supply. तो इन्होंने कहा है कि अगर आप कोई भी कैरिंग आप कोई भी बस वगैरह या कुछ भी जिस पे आप लेके जाते हो, कैरेज वगैरह लेके जाते हो, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। हम कौन सा ट्रक को बेच रहे हैं या हम कौन सा ट्रकों की सप्लाई करते हैं, तो जो अगर कोई ट्रक ऐसे कोई हमारा सामान लेके जा रहा है तो वो सप्लाई गुड्स की भी नहीं मानी जाएगी और सर्विस की भी नहीं मानी जाएगी। एज पर सर्कुलर नंबर 21/21/2017 ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स and all goods on wheels in conveyance between deemed distinct persons shall be treated as neither supply of goods nor supply of service. जैसे कोई भी टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, रिग्स होते हैं, अगर हम रिपेयर के लिए अपनी कोई भी मशीन कोई भी कुछ भी हम भेजते हैं तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स नहीं मानेंगे। वो जब हम एक फुल फ्लेज कंप्लीट बिल जब बना के देंगे उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होके जाता है, तो इसलिए अलग से इनको हम सप्लाई नहीं मान सकते, रिग्स को, टूल्स को, स्पेयर्स को। तो यही इस सर्कुलर ने कहा है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विल बी 2 lakh. लेट्स सी स्टूडेंट ने क्या लिखा है। स्टूडेंट ने ये तो खैर उसको नोट मिला हुआ है कि उसने जो भी लिखा है, हम एक बार नोट को हटा के देखते हैं कि क्या लिखा है उसने। एज पर CGST एक्ट, व्हेन गुड्स आर सेंड बाय road or inland waterways, then it is exempt from GST except when it is sent by GTA or any courier agency. तो ये एग्जम्पशन वाले चैप्टर में चले गए हैं ये स्टूडेंट जो हैं। तो पहली बात तो जो GTA वगैरह जो कुछ भी होता है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो एग्जम्प्ट होती है तो वो GTA की जो सर्विस होती है GTA वाले बंदे के लिए एग्जम्प्ट होती है, ना कि जो एक रेगुलर सप्लाई कर रहा है वो अपने कन्वेंस पे रख के चीज़ पहुंचा रहा है, तो वहाँ पे एग्जम्पशन का कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। तो इनके कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। इस आंसर को देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि वो ऐसा आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर इसमें वो कुछ और दे रहे हैं। टूल्स एंड स्पेयर्स पार्ट विल बी लायबल फॉर GST, यानी इन्होंने कभी भी जो सर्कुलर वो नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये लिख रहे हैं टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स विल बी लायबल फॉर GST। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जो टूल्स एंड पार्ट की 50,000 की वैल्यू, उस पर ये GST की लाइबिलिटी बना रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने ये चैप्टर या ये सेक्शन जो बहुत ही इजी सेक्शन है, बहुत ही इजी चैप्टर है, उन्होंने कभी पढ़ा भी होगा, वरना ये ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करते। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3।
Power Engineering Private Limited, a registered supplier, is engaged in providing expert maintenance and repair service for large power plants that are in the nature of immovable property scattered all over India. The company has its head office at Bangalore, Karnataka, and branch office in other states. The work is done in the following manner. The company has self-contained mobile workshops which are container trucks fitted out of carrying out the repair. The trucks are equipped with items like repair equipments, consumable tools, parts, etc. to handle a wide variety of repair work. The truck is sent to the client location for carrying out repair work depending upon the repair to be done. The equipment, consumable tools, parts, etc. are used from the stock of such item carried in the truck. इन सम केसेस ये जो है बातें ये हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत कम रेलेवेंट हैं। ये एक नॉर्मल वे में बात करके मतलब हमें बता रहा है, या पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो मेन बात आती है, ट्रक सेंट टू दी ओन लोकेशन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारी ब्रांच थी, वहाँ पे हमने ट्रक भेजा जिसके अंदर 3 लाख का माल लोड किया हुआ था और 25 लाख का जो था हमारी ट्रक की वैल्यू थी। तो हम ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, जो भी कन्वेंस होती है, कन्वेंस को हम सप्लाई नहीं मानते। अगर हम लॉजिकल भी देखें तो अगर हम कोई ट्रक, अपना ट्रक अपनी दूसरी इंटरस्टेट में कहीं पे भेज रहे हैं तो वो सप्लाई कैसे हो गया? हम कौन सा ट्रक का बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस क्या, किस चीज़ का कर रहे हैं? हम आइटम्स, जो यहाँ पे लिखी है वैल्यू ऑफ आइटम्स कंटेन्ड इन ट्रक 3 लाख, तो 3 लाख रुपए जो है हमारी सप्लाई मानी जाएगी। तो इन्होंने यहाँ आंसर में भी यही लिखा है, आइटम सेंट इन कंटेनर ट्रक ऑन लोकेशन IGST 12%। तो 3 लाख के ऊपर 12%, 36,000 का जो है IGST हमारा आउटपुट बन जाएगा। देन इन्होंने बोला है ट्रक सेंट टू अ क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। स्टैंड अलोन मशीन इज ऑल्सो सेंट इन ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर्स। वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन्ड इन ट्रक इज 2,85,000। वैल्यू ऑफ स्टैंड अलोन मशीन इज 4 लाख। वैल्यू ऑफ ट्रक इज 20 लाख। तो हम ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जो आइटम्स की वैल्यू होती है सिर्फ वही टैक्सेबल होगी, और वैल्यू ऑफ स्टैंड अलोन मशीन ये रिपेयर के लिए ये वापस आएगी, इसकी हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जो वैल्यू ऑफ ट्रक है वो 20 लाख है, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कन्वेंस में आता है। बिलिंग फॉर रिपेयर टू बी डन आफ्टरवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम्स यूज। तो अभी इसका बिल नहीं बना है तो अभी के लिए इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब इसका बिल इशू होगा उसके बाद से इसकी टैक्सेबिलिटी बननी स्टार्ट होगी। 285 की भी नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे इन्होंने इसके बारे में बोला इनवॉइस रेज फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन तमिलनाडु 70 लाख, यानी 285 की आइटम्स थी, 285 की आइटम्स थी जिसका उन्होंने रिपेयर करके अपनी सर्विस देके तो 70 लाख का इन्होंने बिल इशू किया तमिलनाडु को। तो इसमें IGST लगेगा, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी हुई है। ये दोनों में बी में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, बी से रिलेटेड है डी, तो डी पे 18% इन्होंने IGST लगा दिया 70 लाख के ऊपर, तो ये आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला है ट्रक सेंट इन ट्रक सेंट टू द क्लाइंट इन कर्नाटका फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। कर्नाटका यानी इंट्रा स्टेट में इन्होंने अपना जो है रिपेयर के लिए ट्रक भेजा है। वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन्ड इन ट्रक 1,06,000, 1,06,000 की जो है वैल्यू है, और वैल्यू ऑफ ट्रक इज 20 लाख। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ट्रक के ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं, 1,06,000 के ऊपर लगेगा, लेकिन जब इसका बिल बनेगा, बिल के अंदर सर्विस की वैल्यू भी ऐड होगी, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो सर्विस हमारा मेन पार्ट है। तो जो सर्विस है इनवॉइस रेज फॉर रिपेयर वर्क इन कर्नाटका 12 लाख, तो 12 लाख का जो है 12 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। 12 लाख का इन्होंने 9% प्लस 9%, क्योंकि इंट्रा स्टेट है, 2,16,000 का जो है टैक्स बना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नीचे जो मैंने बातें बोलनी है उनको इन्होंने लिखा है, और साथ में इन्होंने जो डेफिनेशंस हैं कि भाई सप्लाई की या कंपोजिट सप्लाई की या इंटरस्टेट की जो भी है, सेक्शन वाइज इन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं, वो आपको भी लिख के आनी है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आप कंटेंट भी एक लिखने लायक आपका दिखेगा एग्जामिनर को कि आपने कुछ ना कुछ किया है। लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया। पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये पता नहीं क्या लिखा है, ट्रक्स टू क्लाइंट लोकेशन, सेंड्स ट्रक्स टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलोंग विद स्पेयर्स। Thus taxable supply should be the amount of billing done by the Power Engineering Put Limited to its clients. Thus taxable value of supply कर्नाटका ऑफिस की
12 लाख, 1,08,000, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। वैल्यू इन्होंने ऑल तो सही निकाली है, लेकिन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और फिर तमिलनाडु पे ये CGST और SGST लगा रहे हैं, वो एक इंटर स्टेट सप्लाई है, उस पर IGST लगना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता इन्होंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा भी होगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं, वरना ये क्वेश्चन कुछ तो करके आते जिस हिसाब से इन्होंने टैक्स निकाला है। और वर्किंग नोट के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई नोट्स बनाए हैं, तो प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत वीक हैं। तो इसलिए हमने इनको एक भी नंबर नहीं दिया, ताकि ये अपने आप को इम्प्रूव करें। आप सजेस्टेड आंसर के साथ मैच किया करो, जब भी आपके पास में आपकी चेक्ड शीट आती है तो आंसर शीट के साथ में आप मैच किया करो कि मैंने क्या किया और करना क्या चाहिए था, उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होएगी। Question 4. Mr. Nagarjun, a registered supplier of Chennai, has received the following amounts in respect of activities undertaken by him during the month of 30 September 2021. Amount charged for the service provided to recognized sports body as a selector of national team, rupees 50,000. जो ये वाली सर्विस होती है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज ए सेलेक्टर ऑफ टीम, तो ये होती है अंपायर के लिए, रेफरी के लिए, प्लेयर के लिए, कोच के लिए, टीम मैनेजर के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर ये कोई भी और किसी को भी सर्विस देते हैं, जैसे इन्होंने एज अ सेलेक्टर ऑफ नेशनल टीम दी है, तो वो एग्जम्प्ट नहीं होती, टैक्सेबल होती है, तो हम इसको टैक्सेबल सर्विस में ऐड कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस एजेंट को कंपनी से कमीशन रिसीव हुआ है इंश्योरेंस करने के लिए 65,000 का, तो इसके लिए ऑलरेडी रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है कंपनी को। जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट होता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कंपनी होती है वो टैक्स देती है रिवर्स चार्ज में। अमाउंट चार्ज एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट 15,000। तो जो रूरल ब्रांच वाली होती है वो होती है एग्जम्प्ट, लेकिन जो अर्बन ब्रांच वाली होती है वो होती है टैक्सेबल, लेकिन होती है रिवर्स चार्ज में। तो ये यहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं होएंगी, होएगी तो रिवर्स चार्ज में होएगी ये। अगर रूरल होती फिर प्योरली एग्जम्प्ट होती। सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक होती है, वो जो होती है हमारी एग्जम्प्ट होती है। लेकिन सर्विस टू, अगर डिप्लोमेटिक मिशन को कोई भी सर्विस देते हैं उस पर टैक्स लगता है, 28,000 टैक्सेबल होगा। फिनरल सर्विस को सर्विस सप्लाई ही नहीं मानते, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि GTA की सर्विस ली हुई है, उस पर रिवर्स चार्ज में इनको टैक्स देना पड़ेगा, वो 45,000 पे हम टैक्स दे देंगे। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन स्टेटेड अबव are interstate, and ठीक है, you are required to calculate gross value of taxable supply on which GST is to be paid by Mr. Nagarjun for the month of September 2021. Working note should form part of your answer. तो जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन्होंने वैसे ही किया है। ये 45,000 इन्होंने रिवर्स चार्ज वाला ऐड किया है। तो आप इसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन करके आएंगे, हर चीज़ को नोट 1, नोट 2, नोट 3 यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, जो जो बातें मैंने आपको बोली हैं, बताई हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट ने कहाँ पे गलती करी है इसमें। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, इसने भी वैसे लिखा है, ओनली सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेफरी एम्पायर 50,000 ऐड कर दिया, सही है इसका ये पार्ट। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी एज पर सेक्शन 9(3) ऑफ CGST 2017, रिवर्स चार्ज प्रोविजंस अप्लाई, सर्विस रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी बिल पे, तो इन्होंने वो चीज़ लिखी है, ये भी इसका सही हो गया। अमाउंट चार्ज बाय वे ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक एग्जम्प्ट, मैंने पहले ही बोला था कि वो रूरल के लिए होता है, अर्बन वाला एग्जम्प्ट नहीं होता, यहाँ पे लिखना था रिवर्स चार्ज पे लगेगा, इसलिए ये इनका क्रॉस हो गया। हालांकि एडजस्टमेंट सही करी है, लेकिन इनको लॉ की नॉलेज नहीं थी इस पॉइंट में, तो इनका ये गलत हो गया। सर्विस रिलेटेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक mission located in India, service of certain specified bodies are exempt which includes foreign diplomatic mission, वो सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक है, अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक है फिर उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिनरल सर्विसेज जो है वो इन्होंने सही किया है, नेगेटिव सप्लाई में आ जाता है।
तो टोटल इन्होंने निकाल दिया, बट इन्होंने आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, इन्होंने रिवर्स चार्ज जीटीए वाली का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। उसके बारे में आपको बताना तो पड़ेगा ना, चाहे आप इस पे ऐड मत कीजिए, लेकिन इसको उसके बारे में कुछ लिखिए तो सही ना। तो इस वजह से इनको 8 में से 2 मार्क्स मिले हैं, तो अच्छा कर सकते थे ये, लेकिन स्टिल इनको किसी किसी पॉइंट में लॉ की दिक्कत है, कहीं पे प्रेजेंटेशन की दिक्कत है और क्वेश्चन पूरा नहीं किया, तो इस वजह से इनका ये क्वेश्चन गलत हो गया, यानी 2 मार्क्स मिले। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5th। S&P Private Limited Coimbatore exclusively manufacture and sells product Z which is exempt from GST via notification issued under relevant GST legislation. The company sells Z only within Tamil Nadu. The turnover of the company in previous year was 55 lakh. The company expects the sales to grow by 20% in the current year owing to the growing demand for the product. The company decided to increase its production capacity and purchase additional machinery for manufacturing Z on 1st of July 2000XX. The purchase price of capital goods was 20 lakh exclusive of GST at the rate 18%. However, effective from 1st of November, exemption available on JET was withdrawn by central government and GST at the rate of 12% was imposed thereon. The turnover of the company for the half year ended on 30th September was 40 lakh. The board of directors of S&P Limited wants to know whether they have to register under GST. तो उनको ये जानना है कि वो जीएसटी में रजिस्टर होंगे कि नहीं होंगे। लेट्स सी किस तरह से आंसर करना चाहिए आपको। पहले तो हम लिखेंगे लीगल प्रोविजन। एज पर सेक्शन 22(1) of CGST Act 2017, inter alia provides that every supplier whose aggregate turnover in financial year exceeds 20 lakh is liable to be registered under GST in the state, union, territory from where he makes the taxable supply of goods and services. However, a person exclusively engaged in the business of supplying goods or services that are not liable to tax or are wholly exempt from tax is not liable to registration in the terms of section 23. ठीक है, जो भाई exempt है तो उसको registration की जरूरत ही नहीं है। As per notification this dated this, any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh rupees are exempt from registration. Okay, इस नोटिफिकेशन द्वारा बताया था कि जो गुड्स में डील कर रहे हैं सिर्फ, और 3 वो गुड्स को छोड़कर बाकी जो भी सिर्फ गुड्स में अगर डील कर रहे हैं तो उनकी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 40 लाख है। जो स्टेट्स रिक्वायर्ड स्टेट्स में 40 लाख है, कुछ स्टेट्स में 4-5 स्टेट्स में जो है तो 20 लाख ही है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन गिवन इन द बीइंग एलिजिबल टू द हायर थ्रेशोल्ड लिमिट। In the given case, the turnover of the company for the half year ended 30th September is 40 lakh. अब हाफ ईयर की 40 लाख ऑलरेडी हो चुकी है, तो आगे चाहे 1 रुपए की भी बढ़ जाए तो वो लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन में। फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स बिकम टैक्सेबल फ्रॉम द डे एंड द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज अबव 40 lakh. It is to be noted here that in terms of section 26 of the CGST Act 2017, the aggregate turnover limit of rupees 40 lakh includes turnover of exempt supply also. जब आप टर्नओवर देखते हैं तो उसमें हम exempt supply को भी ऐड करते हैं। Therefore, turnover of Z will be considered for determining the limit of 40 lakh even though the same was exempt from GST. Therefore, company needs to register within 30 days from 1st of November. In the terms of section 25(1) of the CGST Act 2017, further company cannot avail exemption of 40 lakh from 1st of November 2000. This as its GST law does not provide any threshold exemption from payment of tax, but threshold exemption from obtaining registration which has been crossed. Okay, simple. Now let's see student किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं। S&P Private Limited was supply of exempted goods, thus was not needed to get registration under GST Act 2017. Thus, on becoming taxable goods from 1st of November, S&P Private Limited is liable to get registered if he expect his turnover to exceed the threshold limit of 40 lakh rupees. As provided his turnover for the half year is 40 lakh,
and if he expects another half year turnover to exceed 40 lakh, he should get registration. Will also get ITC on capital asset of 20 lakh by deducting 5% of ITC पर क्वार्टर यूज। वैसे तो ये बात लिखी नहीं है, स्टिल इन्होंने फिर भी ये गलत लिखा है कि अब लॉ चेंज हो चुका है, 5% माइनस वाला हट चुका है, अब आप 5% माइनस नहीं करोगे उसमें। और दूसरी बात इन्होंने वो चीज़ नहीं लिखी कि जो 40 लाख का रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा या 20 लाख का कब होगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन भी बेकार करी है इन्होंने बिल्कुल, ना कोई कंक्लूसिव कोई आंसर किया है, ना प्रेजेंटेबल मैनर में इन्होंने आंसर किया है, तो इसलिए इनको 1 नंबर मिला है, वो भी नहीं वैसे मिलना चाहिए था इनको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, राज फर्नीचर हाउस इंट्रोड्यूस्ड ऑफर ऑन दिवाली, बाय मोर सेव मोर, on purchase of rupees 5000 get 10% discount, on purchase of 10,000 get discount of 20%, on purchase of 20,000 get discount of 30%. He issues the credit note to the customer for discount amount after 15 days of sale of discount condition are laid down before the sale only. State whether Raj Furniture House is eligible for availing ITC on input and input service for the providing such discount. तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज डिस्काउंट के बारे में इन्होंने पहले से बता रखा है। अब देखेंगे कि वो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो इनकी सप्लाई में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नहीं जुड़ना चाहिए, बिकॉज इन्होंने पहले से ही कंडीशन लगा रखी है कि इसका डिस्काउंट ये मिलेगा, इसका डिस्काउंट ये मिलेगा, और सेकेंडली जो रिसीवर है वो अपना आईटीसी रिवर्स कर देगा। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो हमें डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये पहली वाली तो दे रहे हैं, दूसरा वाला हम बता देंगे कि अगर वो जो रिसीवर है, सप्लाई जिसने रिसीव करी है, अगर वो अपना आईटीसी रिवर्स कर देता है तो ये डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेट्स सी, यस राज फर्नीचर हाउस इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। Value of supply as per section 15(3) of CGST Act, discount offered by the supplier to customer, including stated discount under buy more save more scheme and the post supply volume discount established before or at the time of supply, shall be excluded to determine the value of supply provided they satisfy the parameters of provisions including the reversal of ITC by recipient of supply as it is attributable to the discount on the basis of documents issued by supplier. ITC supplier shall entitled to avail ITC for such input service capital goods used in relation to supply of goods or service both on such, चाहे आप डिस्काउंट भी दो लेकिन ITC आपको मिलेगा, आप फ्री नहीं दे रहे हो, बेसिकली ये कहना चाहते हैं ये। सेकेंडली 6th इन्होंने आंसर किया है ये, राज फर्नीचर फ्रॉम एन other issue credit notes to customer on shopping, thus his taxable value of supply should net of credit notes. I don't think कि इन्होंने credit note ऐसे क्यों लिखा है, thus credit note when redeemed should be added to taxable turnover। गलत लिखा है कुछ, मतलब इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, कंसेप्ट्स को, टॉपिक्स को किसी को भी छोड़े ना, क्वेश्चन मिक्स होके आता है। अब ये नहीं कह सकते कि आपने ये टॉपिक कर लिया और ये छोड़ दिया, अगर क्वेश्चन मिक्स होके आ गया तो जो किया हुआ है वो भी चला जाएगा। तो अच्छे से तसल्ली से काम किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ शुड द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस बी डन बाय द डिपार्टमेंट। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको पढ़ोगे कर लोगे। मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन किया नहीं है बिकॉज टॉपिक छोड़ जाते हैं वो। वैसे तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा ये ई वे बिल वाला जो टॉपिक है। स्टिल आप इसको कर लीजिएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप डाउट सेक्शन में डाउट रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हमारी गलतियां हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।